हाँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कि जस्ट आप मतलब आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं जाना है, आपको बस अपना माइंड यूज करना है कि मतलब क्या है कि आपको डेलीगेशन मतलब कि जो आपकी अथॉरिटी होती है, जो आपकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बोल सकते हैं, उसको आप क्या करते हैं ना, डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट कैसे करेंगे, आप हायर टू लोअर डेलीगेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग है कि डेलीगेशन, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। मतलब कि अपनी एक अथॉरिटी या अपना, ठीक है ना, एक उन्होंने अपना एक चैनल बनाया होता है, एक किसका चैनल, हायरार्कियल चैनल जो होता है, उसकी जो अथॉरिटी को आप किस तरीके से आप डेलीगेट करते हैं, ठीक है ना, हायर टू लोअर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जस्ट इतना कह सकते हैं, डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी का किस तरीके से आप डेलीगेट करते हैं, तो वही है, ठीक है ना। अभी तो इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो हम कुछ थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ थिंकर्स ने अथॉरिटी को लेकर के उन्होंने क्या बोला हुआ है। तो जैसे इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अथॉरिटी को लेकर के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे मोने, रैली, और इसमें साथ साथ में टेरी, ठीक है ना, मिलेट, और ऐसे मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने वो अपने अथॉरिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो अभी इन सब अब सभी आ ही गए हैं, तो अभी अथॉरिटी के बारे में किसी को कुछ भी अलग से नॉलेज हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो बाकी हम अथॉरिटी पढ़ते हैं। मोने, उनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा था कि अथॉरिटी जो है, ठीक है, किस तरीके से एक सबऑर्डिनेट लेवल से, मतलब एक नीचे लेवल से, ठीक है ना, जो अधिकार है, जो भी अथॉरिटी है, उसको एक, ठीक है, हायर या फिर हायर लेवल पर आप किस तरीके से पहुंचाते हैं, तो अथॉरिटी वो होती है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को हमेशा बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है कि बुक में तो आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे, खुद भी आपको रीडिंग रीडिंग आती है अच्छे से ना। बस उसी मीनिंग को किस तरीके से आपको, ठीक है ना, मैनिपुलेट करके किस तरीके से उसको अच्छे से बताना है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, आप एग्जाम में आराम से क्लियर कर सके। फिर सेकंड आते हैं टेरी, ठीक है। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने एक, मैं हिंदी में, उन्होंने बहुत अच्छा इनका कोट था। उन्होंने कहा कि एक कार्यकारी या जो सांगठनिक होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें अगर, ठीक है, मतलब वन यूनिट से अनदर यूनिट तक अपने अथॉरिटी को आप डेलीगेट करते हैं, ठीक है ना, वह होती है हमारा डेलीगेशन होता है। मतलब समझ गए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वन यूनिट टू अनदर यूनिट किस तरीके से आप क्या करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई देन जस्ट आते हैं कि जेडी मिलेट ने क्या कहा कि अथॉरिटी बस इतना नहीं है कि आपने अपने अथॉरिटी को जस्ट, ठीक है, एक दूसरे को डेलीगेट कर दिया ना। उन्होंने कहा बस इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसको डिसीजन लेने का पावर भी उसको देना चाहिए ना। कि ऐसा ना हो कि आपने अथॉरिटी तो उसको दे दी, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ में अपने पूरी तरीके से, ठीक है, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, जो भी वो अपने प्रतिकार का या अपने, ठीक है, अथॉरिटी का यूज करेगा, उसमें उसको डिसीजन लेने की पावर ही ना हो। उनका डिसीजन लेने का पावर भी, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई उसको रिजोल्व करने की पावर भी उसके पास होनी चाहिए, और साथ साथ में जिससे कि उसका क्या हो सके, उसका अच्छे से एक इवोल्यूशन हो सके। तो अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मिलेट ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हमारे आते हैं मोहित भट्टाचार्य, ठीक है ना। मोहित भट्टाचार्य ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने उन्होंने उसके 4 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, बच्चा उसके फीचर से बोल सकते हैं। मोहित भट्टाचार्य एनालाइजेज 4 फीचर ऑफ डेलीगेशन। 4 फीचर ऑफ डेलीगेशन क्या था? तो फर्स्ट फीचर उनका डेलीगेशन ऑफ था, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मतलब क्या है कि जो उसकी ड्यूटीज हैं, ठीक है ना, उसको किस तरीके से, ठीक है ना, उसे किस तरीके से अपना, ठीक है, निभाता है ड्यूटी को, ठीक है ना, किस तरीके से उसे डील करता है, किस तरीके से, ठीक है ना। तो मोहित भट्टाचार्य ने फर्स्ट प्रिंसिपल उनका ये था। देन सेकंड क्या क्या था, ग्रांटिंग अ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है उसको आप ग्रांट करिए ना। देन थर्ड क्या था, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या था कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है ना, उसको कम से कम आप, ठीक है ना, ऑब्लिगेशंस को एक क्रिएट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने किसी को आज डेलीगेट कर दिया पावर,
ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट में वो कहते मैं जी मैं ये काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो। जो भी पावर जिसको मिलती है, उसको क्या करते हैं, उसके लिए बाध्य होना पड़ता है, उसके लिए वो एडमिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको उसको पूरी तरीके से आपको यूज़ करना, मतलब आप क्या है, आप पूरी तरीके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उस पावर उस डेलीगेशन जो डेलीगेट हुआ पावर आपके पास, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे हायर टू लोअर अगर किसी को डेलीगेट हुआ है, अगर आप स्टेट में देख लीजिए, स्टेट में किसी को पावर सॉरी, स्टेट में पावर किसी को डेलीगेट होती है तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि हाँ, इस पावर का यूज किस तरीके से करना है, गलत तरीके से यूज नहीं करना, और इसके लिए वो एडमिट होता है। देन लास्ट है, उन्होंने कहा कि नो फर्दर डेलीगेशन, मतलब ये है कि जैसे एक जो हमारे जिसको पावर हम डेलीगेट कर रहे हैं, तो उसके जो सबऑर्डिनेट उसके होंगे ना, तो अब वो ऐसा नहीं है कि जिसको हमने पावर डेलीगेट कर दिया तो उसके पास से आ गए कि वो भी अपने पावर को किसी दूसरे पे टाल दे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी उसको क्या होना पड़ता है, ठीक है ना कहीं उसको बाध्य होना पड़ता है। अभी किसी को समझ में नहीं आया हो ये एमबी के मतलब मोहित भट्टाचार्य के कुछ एनालिसिस, तो किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप दोबारा बताइए, मैं दोबारा इसको कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा। ओके, लास्ट वन रिपीट कर देता हूँ निखिल। लास्ट वन रिपीट है कि नो फर्दर डेलीगेशन, मतलब ऐसे जैसे अगर निखिल के पास पावर आ गई, या यशिका के पास या निशान पर किसी के पास पावर आ गई, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पावर का मिस यूज कर सकते हैं। अपने पावर को अपने नीचे की अथॉरिटी को, नीचे के एम्प्लॉय को आप दे सकते, आपके पास ये पावर नहीं है। क्योंकि कल हमने जब हमने डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में भी हमने पढ़ा था। तो अभी डिसीजन मेकिंग में नहीं आया, लेकिन उससे पहले हमने हर्बर्ट साइमन का पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसी पावर होती है जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। कौन सी पावर होती है? जिससे बोला था कि जिसे बोलता हो कि लास्ट पावर है, ठीक है ना। तो एक उन्होंने दो उन्होंने पावर की बात कही थी, ठीक है, उसमें लास्ट पावर उन्होंने कहा था उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि पावर को हम इस तरीके से आपके पास अगर आ गई, आप तो आप नीचे के अधिकारी को आप डेलीगेट नहीं, क्योंकि पावर डेलीगेशन का आपको आपको राइट नहीं है। तो इतना सबको समझ में आया है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और कि जो हमारा है कि किसने क्या कहा, हाँ हमारा एमबी मोहित भट्टाचार्य हो गए। अब आफ्टर द मोहित भट्टाचार्य, कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डेलीगेशन क्या है, ठीक है ना, कि डेलीगेट आप किस तरीके से करते हैं, पावर अथॉरिटी का डेलीगेशन किस तरीके से होता है, अथॉरिटी के फोर फीचर्स क्या हैं, आपको जस्ट डेलीगेशन का क्रक्स आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे मुतल्लिब हो गए, इनका डेफिनेशन आपको जस्ट आपको ये पढ़ना है और ध्यान में रखना, ठीक है ना। और इसके टाइप्स कुछ हैं ना, उन्होंने इसके कुछ टाइप्स बताए हैं, और कि डेलीगेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब बताइए डिसेंट्रलाइजेशन, कल हमने डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन किस लेवल पे होता है, और डिवोल्यूशन क्या होता है, डी डिकंसंट्रेशन क्या होता है, इनमें क्या फर्क है, आपको कुछ पता है क्या? कल डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ ले, डिसेंट्रलाइजेशन एटलीस्ट आप बता सकते हैं, और डिवोल्यूशन बता सकते हैं, और डिकंसंट्रेशन बता सकते हैं। ये अलग से पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये आपको मिलने जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा तो जस्ट आपको ना इसके इसमें डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। तो बताइए सभी, ठीक है, वन बाय वन पास करिए, एक दूसरे को नहीं आता है तो मैंने नहीं कहा कि नहीं आप लोगों को जबरदस्ती बताना है। निखिल, ये निशांत, कपिल, इश्का। हाँ। हम्म। ओके, मतलब मैं, हाँ आप, हाँ मेरा क्वेश्चन जस्ट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारी थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ओके ना, थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जस्ट आपको इतना बताना। पंचायत लेवल, वेरी गुड जसप्रीत। पंचायत लेवल पे क्या होता है कि आपको, ठीक है ना, पीआरआई से बोलते हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ना, वहां उस लेवल पे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लेकिन अब अगर पावर हायर टू, मतलब कि सेंट्रल टू स्टेट आती है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है?
उस डेलीगेशन को, उस जो पावर डेलीगेट हुई उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पावर को, ठीक है, स्टेट को दे दिया। ठीक है ना, किसी भी मतलब किसी भी चीज पे, ठीक है, उस राइट दे दिया कि इस पे स्टेट ही इसकी अथॉरिटी होगी। जैसे हमारा स्टेट लिस्ट है ना, कि स्टेट लिस्ट में स्टेट ही वो अपने लॉज बनाती है ना, उसके रोल लॉ एंड रेगुलेशन उसको करती है। तो कि वो क्या होता है, मतलब जो हम अभी डेलीगेशन पढ़ रहे हैं ना, तो डेलीगेशन में आपको इसका आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। नहीं, हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी क्या इसका है। देखिए, अगर पावर, आप किसी भी टीचर से बात पूछिएगा, मे भी शायद उसको इस चीज का कॉन्सेप्ट पता हो। तो जैसे कोई पावर है, ठीक है ना, वो सेंट्रल टू अगर स्टेट डेलीगेट होती है, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है डिवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? डिवोल्यूशन। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। इसको डिवोल्यूशन बोला जाता है। लेकिन वही अगर पावर आपका, ठीक है, सेंट्रल टू आपका डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आती है, या मतलब जिले में आती है, डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसेंट्रलाइज मतलब डिकंसंट्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिकंसंट्रेशन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। और अगर वही पावर, ठीक है ना, एज लोकल गवर्नमेंट में आती है, मतलब पीआरआई मतलब जिला परिषद, ठीक है ना, ये यहाँ वहाँ ये होती है, या फिर पंचायत में, ठीक है, जो इसके थ्री टायर ऑफ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, और वहां पे अगर पावर डेलीगेट होती है तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहले आप लिखिए डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर जो आपका डेलीगेट हुआ है, पावर जो आपकी डेलीगेट हुई है, वह पीआरआई पे डेलीगेट हुई, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत लेवल पे डेलीगेट हुई है, तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। और देन सेकंड, हाँ, सेकंड क्या है? डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन क्या होता है? डिवोल्यूशन होता है जब पावर सेंट्रल टू स्टेट डेलीगेट होती है, उसे बोला जाता है डिवोल्यूशन। ठीक है ना। और थर्ड क्या है? डीकंसंट्रेशन। डीकंसंट्रेशन क्या होता है? डीकंसंट्रेशन आपका है जब पावर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेलीगेट होती है, तो उसको बोला जाता है डीकंसंट्रेशन। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया? सभी इस चीज को लिख ले, क्योंकि आपको जल्दी मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत खोजना पड़ेगा, और बाकी और सभी चीज आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, माइंड में नहीं रहता है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है कि पावर सेंट्रल टू, अगर स्टेट आ रही है, सेंट्रल टू और लोअर लेवल पे आ रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ये तीनों बहुत अलग अलग टर्म होती हैं। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वो एमपी फोलेट, उन्होंने कुछ कहा था डेलीगेशन के बारे में, उनके कुछ थॉट्स थे डेलीगेशन को लेकर के। उन्होंने कहा था डेलीगेशन इज अ मिथ। व्हाट? डेलीगेशन इज अ मिथ। जब मैंने डेफिनेशन पहले पढ़ा था, तो मैं सोचा कि मतलब ऐसे कैसे पोलेट ने स्टेटमेंट दे दिया कि डेलीगेशन इज अ मिथ होता है। और उन्होंने क्यों बोला था कि डेलीगेशन इज अ मिथ? बिकॉज उन्होंने कहा था जो हमारी डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेट मतलब क्या होता है आपका? अथॉरिटी डेलीगेट होती है, सबको पता है। लेकिन जो वही फोलेट ने कहा डेलीगेशन इज अ मिथ, क्यों कहा डेलीगेशन डेलीगेशन इज अ मिथ? बिकॉज उन्होंने कहा अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब एंड स्टे विद द जॉब। आप जो अथॉरिटी जो होती है, अगर आपके पास है, अगर यशिका ही अगर यूपीएससी से प्रिपरेशन करे, अगर आगे जाके अगर डीसी बन जाती है, ठीक है ना, तो जो उसके पास जो पावर होगी ना, तो उसी के पास रहेगी, जो अथॉरिटी रहेगी उसी के पास रहेगी, किसी और पर डेलीगेट नहीं हो सकती है। क्योंकि मेहनत, ठीक है, इन्होंने की है, ठीक है, मेहनत, ठीक है ना, और जो भी पावर होगी, जो भी अथॉरिटी होगी, इनकी इनकी विदाउट विदाउट साइन, ठीक है, कुछ भी चीज आपका, ठीक है ना, हो नहीं सकता। ठीक है, इन इन और डीसी, ठीक है ना। तो यही है कि इसीलिए एमपी फॉलेट ने इसे मिथ बोला है। उसके पीछे का रीजन यही है कि अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब, मतलब अथॉरिटी जो है जॉब के साथ बनी रहती है, और जॉब की, ठीक है, बिलोंग्स टू द जॉब, ठीक है ना, और स्टे विद द जॉब, मतलब कि जो आपके जॉब है उसके बिलोंग्स प्लस में स्टे। समझ में आया इतने इसकी डेफिनेशन सबको ना? बोलिए भी। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए मैंने। अब हाँ हाँ, बोलिए।
या सॉरी आवाज नहीं है, मतलब कि वो अप हो रही है आपकी वॉल्यूम ना। हाँ दोबारा बोलिए। हाँ तो मैं देखिए, हाँ मैं इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ मैं आपको ना। पहले आप डाउट अपना, नहीं देखिए, आपको ना जस्ट आपको गूगल भी नहीं करना, आपको ना इसके बारे, इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। इसके कॉन्सेप्ट कहाँ आपको मिलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे। जैसे कि किसी थिंकर ने इसको कोट किया है, या फिर किसी, ठीक है ना, जो हमारे जो पॉलिटिकल थॉट की जो बुक्स आती हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी की बुक आती है, वहाँ पे इस चीज़ को आज बहुत अच्छे से कोट किया गया पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। तो उनकी बुक आती है, तो पॉलिटिकल साइंस से मुतल्लिक की बुक है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत चीज़ चीज़ को कोट किया गया है कि डिसेंट, मतलब वो जस्ट आपको बताना कितना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि ये चीज़ तो है कि भाई पावर सेम टू सेम। अब देखिए, स्टेट जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, वो जो पावर डेलीगेट करेगी स्टेट, ठीक है ना, तो किसको करेगी, डिस्ट्रिक्ट को ही करेगी, और वो सेम लेवल पे ही करेगी। समझ रहे हैं ना। लेकिन उसका एग्जाम्पल आपका जो होगा, ठीक है ना, वो कुछ और, क्योंकि उनके जो वर्क होगा, जो उनका फंक्शन होगा ना, वो कहीं ना कहीं अलग होता है एक दूसरे से, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर अभी भी किसी डाउट हो तो मैं दोबारा क्लियर कर। हाँ, क्योंकि वो उनकी जो एक ऐसा नहीं है कि आप, और जो भी लो है, जो भी आपका बनेगा, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल पे भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन सेंट्रल लेवल पे आपका पार्लियामेंट आ जाता है। लेकिन जो बनेगा, ठीक है ना, वो तो लोगों के लिए ही बनेगा, सेम लेवल पे ही बनेगा ना, तो इसलिए वहां पे इस चीज को कोड किया गया है। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो वही चीज तो है, इसीलिए तो सेंट्रलाइजेशन कल डिसेंट्रलाइजेशन पहले पढ़ लिए थे कि आज हमें डेलीगेशन पढ़ना है ना, कि आप किस तरीके से पावर का। हाँ, अभी अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बाकी हम स्टार्ट कर, हम का क्या क्या कौन सी डेफिनेशन चल रही थी, एमपी फॉलिट की। एमपी फॉलिट की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई, मिथ क्यों बोला था उन्होंने। इन्होंने कहा था अथॉरिटी जो है मस्ट भी फंक्शनल होना चाहिए, मतलब फंक्शनल, और फंक्शनल अथॉरिटी कैरीज विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो अथॉरिटी जो होती है आपका, ठीक है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रहती है, उससे क्या होती है, अलग नहीं होती है। सॉरी, एक मिनट में पानी पी लूं। हाँ, तो हम इसके टाइप्स में डिस्कशन कर रहे थे कि इसके प्रिंसिपल हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं ना। तो मिलेट ने कुछ इसको क्लासिफाइड किया था, इसके मिलेट्स ने इसके दो कैटेगराइज किए थे। एक इन्होंने कहा था कि एक सब्सटेंटिव होता है और एक टेक्निकल होता है। मतलब सब्सटेंटिव क्या है, टेक्निकल क्या है, ठीक है ना। एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है ना, और ठीक इस तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ना, और कंडीशनल, अनकंडीशनल, ठीक है ना। इस टाइप इसके टाइप्स हैं कुछ, ठीक है। तो जस्ट आपको इसका बस मीनिंग इसकी पता होनी चाहिए कि आपको, ठीक है, क्यों कहा गया है कि कंडीशनल होता है, और ठीक है ना, और साथ साथ में क्या था, कंडीशनल और अनकंडीशनल, ठीक है ना। कंडीशनल क्या है, जब भी आपको जी आपकी जो कोई अथॉरिटी है, अगर आपको डेलीगेट होती है, वह एक कंडीशन बेस्ड होती है, मतलब पेपर पे, ठीक है, कि आपके साइन होते हैं, कंडीशन होते हैं कि हाँ आपको इस एरिया में आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, तो कंडीशनल हो जाती है, ठीक है ना। बट वही जस्ट अपोजिट हो जाए कि विदाउट कंडीशंस, अगर आपके पास अथॉरिटी आती है डेलीगेट होकर के, तो अनकंडीशनल हो जाती है, आप किसी भी एरिया में आप डिसीजन आराम से ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि जो अनकंडीशनल हो गया, उसमें अगर आपको डिसीजन लेनी है तो आपको अपने जो सुपीरियर हैं, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे आपको सलाह लेनी पड़ेगी, या उनसे उनसे आपको सजेशन लेना पड़ेगा, क्या मैं इस चीज में डिसीजन, मैं किस तरीके से ले सकता हूँ। अनकंडीशनल मैथड, ठीक है ना। और एक होता है कि आप एक शर्त के साथ होता है, दूसरा होता है कि नहीं विदाउट, ठीक है ना, विदाउट कंडीशन, ठीक है ना, वही चीज हो गई यहाँ पे भी। देन ए फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब क्या है कि जब जो भी हम
जो भी सबॉर्डिनेट है जिसके पास अथॉरिटी आ गई है, ठीक है ना, जब एक ठीक है रिटर्न के साथ में और ठीक है एक एक अपना अथॉरिटी एक कंट्रोल के साथ में अगर हमारा हम पावर को अपने अपने अथॉरिटी को हम किसी पे अगर हम डाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारा होता है कि एक फॉर्मल होता है। मतलब फॉर्मल मतलब क्या है, जो हर चीज ठीक है स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइज्ड वे हो ना, तो और रिटर्न हो, तो फॉर्मल वे में जाता है। लेकिन वही अगर ठीक है ना ट्रेडिशन बेस्ड हो, या फिर आपका ठीक है ना एक आपका आप ऑर्थोडॉक्स पे बेस्ड हो, ठीक है ना, रूढ़िवादिता जिसे बोलते हैं ना, उन चीज से सब बेस्ड होता है, तो आपका होता है इनफॉर्मल होता है कि आप डिसीजन किसी भी बेस पे ले सकते हैं। और एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि जब ठीक है ना आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन आप उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट होता है। बट वहीं अगर डिसीजन लेने में ठीक है ना अगर किसी तीसरे बंदे को तीसरे लोग थर्ड पर्सन को आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ठीक है मीडिएटर, ऐसे टाइप का कुछ बोल सकते हैं। अभी किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसके टाइप्स आपने देख ही लिया। अब जस्ट हाँ अब डेलीगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस आप लोग कुछ बताइए, एडवांटेजेस क्या होते हैं डेलीगेट करने के। अगर आपने किसी को पावर डेलीगेट कर दिया, मतलब मैंने इस मतलब ग्रुप में मैंने बना दिया कि कोई है जो अथॉरिटी सुपीरियर है और उसने किसी को ठीक है ना पावर डेलीगेट कर दिया, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे? तो कोई एडवांटेज, काम जल्दी होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। और सेकंड कोई बताओ क्या होगा? ओके निशांत, तो ये भी ठीक है। और दूसरे कोई? बर्डन कम होगा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कोई? बिल्कुल। और चलिए ठीक है, मैं डिस्कस कर, सभी ने सही बताया, ठीक है ना, किसी का ही पॉइंट ऐसा नहीं था कि मतलब गलत हो। बाकी यही है कि उन्होंने ये सबसे पहला पॉइंट किया था कि इसमें वही जो हमारा जो बर्डन होता है ना, बर्डन क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं सुपीरियर्स कम हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर यश के अगर सुपीरियर है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, तो क्या है कि अगर उसने अपनी पावर को ठीक है ना किसी को डेलीगेट, निशान को डेलीगेट कर दिया, गौरव को ठीक है ना, भय को ठीक है ना, निशा या निखिल को, किसी को भी, शुभम को, किसी को डेलीगेट कर दिया, तो क्या होगा ना कि जो पावर है कहीं ना कहीं सभी लेवल पे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा बर्डन है ना, वर्क का जो बर्डन है, वो सभी के ऊपर ठीक है ना कहीं बराबर के रहे। किसी एक के पास ना ऐसा नहीं होगा कि उसके पास पावर सबसे ज्यादा रहेगी। तो जो वर्क बर्डन है वो कम होगा। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रुकावटें आती हैं, उसको क्या होगा ना वो बहुत आराम से ठीक है ना, जो उसमें आपका डिले होता है उसको आराम से आप टाल सकते हैं, क्योंकि डिले नहीं होगा। आपके पास अगर अथॉरिटी है, सभी के पास है, सभी के पास अगर आप अथॉरिटी दे देते हैं तो काम क्या होगा, जल्दी होगा और मोर एफिशिएंट तरीके से काम होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जो एक अगर नीचे लेवल के अधिकारी को अगर आपको पावर डेलीगेट हो जाती है, तो क्या करता है अपने लेवल पे ठीक है ना, क्योंकि वो लोकल लेवल पे भी अपनी ठीक है जो भी उसके पॉलिसीज हैं, जो भी उसके प्रोग्राम्स होंगे, उसको आराम से उसको ठीक है ना कर सकता है वो। देन क्या है कि कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ठीक है नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप भी लोगों में देखने को मिलती है। अगर यश के पास अगर अगर सुपीरियरिटी है, अगर दूसरे किसी के पास अगर उसने अपने पावर को डेलीगेट कर दिया है, तो क्या है कहीं न कहीं जिसके पास अपने पावर डेलीगेट किया है, उसके पास भी क्या होगी एक ठीक है अलग लेवल की ठीक है ना, एक लीडरशिप उसके पास भी आ जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी इसमें ठीक है ना आप लोग की पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उसका क्या होगा कि किसी एक के पास ठीक है ना नहीं, मतलब कोई ये चीज बर्डन नहीं होगा और सभी आराम से अच्छे से काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा आप वो ठीक है ना वर्क एफिशिएंट तरीके से करेंगे और अपने जो भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी आप डिसीजन मेकिंग की जो भी स्किल्स होगी, आप जो एक आप लोग किसी जैसे जो एक सुपीरियर होता है उस कहीं ना कहीं उसे लगता है कि नहीं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, जो भी डिसीजन होगा, क्या पता, ठीक है, जो हमारा सबॉर्डिनेट है उसे कर पाए ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस चीज को, ठीक है, देखा जाता है कि उसके, ठीक है, नेक्स्ट लीडरशिप उसकी क्वालिटीज उसके अंदर आती हैं और उसको और डिसीजन लेने की कैपेबल हो जाता है। इंग्लिश के एडवांटेज थे, और डिसएडवांटेजेस भी कुछ हो सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस बताइए आप लोग, डिसएडवांटेजेस भी मे भी होते ही हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इसके डिसएडवांटेज जैसे हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे एक होता है कि आपने पावर तो डेलीगेट कर दी, लेकिन क्या सभी पावर डेलीगेट करते हैं? क्योंकि एक हमारा, ठीक है, एक ह्यूमन और साइकोलॉजी होती है कि हमारे पास अगर पावर आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कि इसके ऊपर हम क्या करें, ठीक है ना, अपना, ठीक है ना, इफेक्ट डालें, मतलब किस तरीके से, कि उसे लगता है कि हम अपने पावर को भाई दूसरे को क्यों दें, क्योंकि हमने इसे, ठीक है ना, अर्न किया है पावर को, ठीक है, हमने अर्न किया है पावर को, हम दूसरे को क्यों पावर दे ना। और इसमें होता है कि उन्होंने कहा कि जो भी नीचे के जो अधिकारी हैं उस तरीके से वो काम नहीं कर सकते जिस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये आ जाता है कि बहुत सारे आपके फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिसे बोलते हैं कि ईगो आ गया, हाँ? या फिर हम बोल सोच लेते हैं कि नहीं, कोई दूसरा जिस तरीके से मैं काम करता हूँ या जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, दूसरे तरीके से कोई और काम नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत सारी इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो बस बाकी हाँ ये है कि जो भी आपको डिसीजन और जो भी आपको ऑर्डर जो भी आप देते हैं या फिर जो उसके बनाने की जो पावर है, वो आप किसी और को नहीं देना चाहते हैं ना। तो ये सब कुछ है, ठीक है ना। बाकी आप लोग, ठीक है, जस्ट आपको रीड डाउन करना है इसके लिमिटेशंस और कुछ नहीं ना। और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल भी एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन के तो पे आ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है, कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। तो उसमें कुछ इसके वो है, ठीक है ना, किस तरीके से आपका, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जस्ट आपको रीड डाउन करना है और बस आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपको डेलीगेशन समझ में तो आ गया है सभी को ना। डेलीगेशन समझ में आ गया, एक्चुअली उसका क्रक्स समझ में आ गया है बस, और आपको जस्ट इसको रीड डाउन करना है क्योंकि हाँ, आप लोगों के एग्जाम में अभी तो एग्जाम होंगे नहीं आप लोगों के, ठीक है ना। और जब भी होंगे, ठीक है ना, तो आप जस्ट आप लोगों को रीड डाउन करना है इसको। और सुपरविजन, एक नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन के बारे में, ठीक है ना, क्या है। तो सुपरविजन जस्ट हम देखते हैं तो सुपरविजन क्या है कि हम किसी को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है ना, यही मीनिंग होगी सुपरविजन की, हम किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं। तो वही है कि हम सुपरवाइज करते हैं, और किस तरीके से करते हैं सुपरवाइज, आपको बस इतना ध्यान में रखें। तो अब सुपरविजन में क्या है कि आप, ठीक है ना, किस तरीके से ओवरसीज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज को, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उनको आप किस तरीके से, अब देखिए इसके दो वर्ड हैं, ठीक है, सुपरविजन मतलब किस तरीके से आप, ठीक है ना, उसे अपने एक विजन के थ्रू आप किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि एक सुपीरियर के द्वारा, ठीक है ना, जो उनके जो नीचे अधिकारी जो सबॉर्डिनेट हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, जस्ट आप उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये है। और बाकी इसमें कुछ थिंकर्स हैं जैसे हेनरी हेनरी रेनिंग है, और टेरी फ्रैंकलिन, ठीक है ना, और विलियमसन वगैरह हैं, ठीक है ना। तो कुछ हैं इसके थिंकर। तो जस्ट इसमें इसमें सभी ने यही चीज कहा था, हेनरी रेनिंग का उनका बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो सुपरविजन जो है दूसरे के काम को किस तरीके से, किस अथॉरिटी के साथ में, ठीक है ना, आप देखते हैं, किस तरीके से आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है आपका कीवर्ड हो जाए, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करते हैं किसके काम को, दूसरे के काम को, एक अपने अथॉरिटी के साथ में। अगर सुपीरियर की अथॉरिटी होगी तभी तो आपके काम को डेलीगेट और देख पाएगा, नहीं तो वो किस बेस पे आप खुद बोलेंगे कि ठीक है भाई कि क्या काम है, हाँ। जब आपकी उसके पास पावर होगी तभी तो, ठीक है, डेलीगेट और देखेगा वो ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एफ मार्क्स उन्होंने तीन बातें कही। उन्होंने कहा सुपरवाइज जो है, ठीक है ना, किस तरीके से एक
किस लेवल पे, ठीक है ना, किस फेजेस में, ठीक है ना, आपको, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करता है। तो उन्होंने इन्होंने कहा था कि एक होना चाहिए आपका, ठीक है, टेक्निकल होना चाहिए कि एक टेक्निक लेवल पे आप किस तरीके से करता है, ठीक है ना। आपको दो सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। देन थर्ड क्या है, उन्होंने कहा कि एक आपका, ठीक है ना, पर्सनल होना चाहिए, ठीक है ना। इससे बोलते हैं ना कि आप एक पर्सनल क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत या फिर एक ह्यूमन आपका, ठीक है ना, इंटरवेंशन वहाँ पे होना चाहिए। आप इस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, ठीक है ना, आप वहाँ पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी को आप, ठीक है, डिनाई कर दो। डिनाई आपको वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपको थ्री बेसिस पे एफ अकॉर्डिंग टू एफ मार्क्स, ठीक है, एफ मार्क्स के द्वारा ये चीज दिया गया था। अब इसको अपन सुपरविजन को किस प्रिंसिपल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो सुपरविजन को हम कर सकते हैं कि हमारा जो हायरार्कियल ऑर्डर है ना, किस तरीके से एक हायरार्की में आप सुपरवाइज करते हैं ना। हायरार्की मतलब क्या, हायरार्की मतलब क्या है, आप लोग बताइए, इतना हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया है। हायरार्की मतलब क्या, बताइए बताइए। हाँ, उसी में तो हम सुपर हाँ, हाँ उसी में तो हम सुपरवाइज करते हैं ना। टॉप टू डाउन रहेगा, ठीक है। तो उसी में एक हम जब से पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, सुपीरियर सबऑर्डिनेट यही पढ़ते हैं, क्योंकि इनके रिलेशन की ही बात की जा रही है। इनमें किस तरीके से रिलेशन हो, चाहे यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, चाहे हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में, चाहे सुपरविजन में, डेलीगेशन में, किस तरीके से एक इनके बीच में अपना रिलेशन चलता रहता है। तो यही है कि इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि और हमारे, ठीक है, एक और थिंकर टेरी और फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे एम्प्लॉय होंगे, उनके जो भी हमारे एफर्ट होंगे या फिर जो हमारे उनके जो उनके रिसोर्सेस होंगे, उसका किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम, ठीक है, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में उनको हम क्या कर सकते हैं कि उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब मार्गदर्शन मतलब क्या है कि उनको हम किस तरीके से, ठीक है, आगे की ओर बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, ठीक है ना, उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, वो हमारा है, ठीक है ना, सुपरविजन। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम में भी शायद नहीं होनी चाहिए। और अब इन्होंने कहा सुपरविजन के कुछ टाइप्स, इन्होंने बताया सुपरविजन के, इन्होंने कहा था कि कुछ टाइप्स होने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा था कि एक या तो आपका, ठीक है ना, क्या होना चाहिए कि एक आपका यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ होना चाहिए या यूनिटी ऑफ फंक्शनैलिटी की तरफ होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ फंक्शनैलिटी। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि जिसमें, अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, अभी तो हमने डिस्कस किया था कुछ, कल ही तो किया था, कल या परसों। हाँ, उसमें ये क्या होता है कि अब जो एक भी आपका जो बॉस है या आपका जो लीडर है ना, तो क्या करता है अपने, ठीक है ना, जो होते हैं, ठीक है ना, जो उनके सबोर्डिनेट होते हैं, उसको किस तरीके से, ठीक है, उस पे कमांड कर रहा है, ठीक है ना। एक ही बॉस होगा, ठीक है ना, जो आपको, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा। तो अब ये है। और बाकी इसमें जब इसकी बात, तो इसके मेन प्रोपोनेंट देख लेते हैं कि इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे। तो इसके हेनरी फ्योल इसको इसके मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के। और इन्होंने कहा था कि जब किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है ना, केवल एक ही सुपरवाइज करें, ठीक है ना, एक ही सुपरवाइज करें, तो उससे बोला जाता है हमारा, ठीक है ना, इसे। और देन उसके नेक्स्ट, उसके अपोजिट क्या है, जो फंक्शनल, ठीक है ना, हमने बात की थी, जो प्लूरल हमने बात कही थी, तो प्लूरल में उन्होंने बात कही थी कि आपका, ठीक है ना, कि किसी एक को, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है ना, सुपरवाइजर के द्वारा, ठीक है, इंस्ट्रक्ट किया जाता हो, ठीक है ना, उसे बोला जाता है। मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। अब इसको किसने बोला था, फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया था प्रिंसिपल, फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया था, कौन से थिंकर ने प्रिंसिपल दिया था। एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने, एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है बताइए। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, कल तो आप लोगों ने, परसों आपने कहा था अभी सर ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, पढ़ के आएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जस्ट आ गया हमारे सामने।
समझ में नहीं आया था क्या सर से? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सिंगल सुपीरियर नहीं होना चाहिए। और कोई नेक्स्ट? हाँ, प्लानिंग बॉस और एजुकेशन बॉस होने चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आता है? इसमें ये समझ में डायरेक्ट आ रहा है ना कि एक जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो इंस्ट्रक्ट करेगा, जो सुपरवाइजर होगा, वह एक नहीं होगा। जस्ट अभी हमने अपोजिट में क्या पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड में, कि वो उसमें एक होता है, सिंगल होता है ना, लेकिन इसमें एक नहीं होना चाहिए। इसमें एक एम्प्लॉय को कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग सुपरवाइज करेंगे? 8 लोग सुपरवाइज करेंगे ना। तो ये तो सबके नंबर्स अलग अलग हैं, किसी ने 8 बोला है, तो अभी हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, उर्विक है, हैमिल्टन है, सबने अपने अलग अलग, ठीक है, नंबर्स बताए। तो नंबर्स डजेंट मैटर, बट मैटर क्या करता है कि यह प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है ना? तो जस्ट आपको इतना ही पता होना चाहिए। और फिर एक और आता है कि लाइन एंड, ठीक है ना, फंक्शन। अब इसमें आता है, फिर देन एक हमारा आता है कि जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, ठीक है ना, कि एक मिलेट ने इसको इसके दो दिए थे। एक इन्होंने कहा था कि एक टाइप से होना चाहिए, एक कैसा होना चाहिए, एक टेक्निकल टाइप होना चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोगों का, ठीक है ना, और एक होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे बोलता है कि इन्होंने कहा था, ठीक है, टेक्निकल टाइप्स आपकी, इन्होंने इसको बोला था कि एक टेक्निकल टाइप्स भी आपका होना चाहिए, एक सब्सटेंटिव टाइप आपका होना चाहिए, ठीक है ना? अब टेक्निकल टाइप और सब्सटेंटिव टाइप्स क्या है, कोई बताएगा? अब लेकिन जस्ट आपको ध्यान रखना है कि मिलेट ने इसको, ठीक है ना, दिया था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको टाइप्स चल रहा है, ठीक है, किसके टाइप्स? सुपरविजन के टाइप्स चल रहे हैं। तो सुपरविजन टाइप्स में पहला क्या है, जो अकॉर्डिंग टू मिलेट, ठीक है ना, सब्सटेंटिव टाइप्स और टेक्निकल टाइप्स। तो सब्सटेंटिव टाइप में क्या होता है कि, हाँ, सब्सटेंटिव, हाँ, अच्छा, सब्सटेंटिव टाइप मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं कि जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आप कोई चीज़, आप जब भी कोई काम, आप जस्ट इसकी मीनिंग आप समझिए। जब भी कोई काम आप क्या करते हैं कि एक एक्चुअल, ठीक है ना, वर्क फ्रेम में होता है ना, जो एक आपका, मतलब कि बोलते हैं ना कि रियलिटी में आप कोई काम करते हैं, एक्चुअल वर्क फ्रेम में आप काम करते हैं, उसको क्या बोल दिया जाता है कि सब्सटेंटिव टाइप्स बोल दिया जाता है ना। लेकिन जब जो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है, जिसे बोलते हैं टेक्निकल है, उसका काम क्या है कि जो भी आपने उस वर्क को करने में, जो भी आपने टेक्नोलॉजी, जो भी आपने टेक्निक आपने यूज किया है, जो भी आपने उसे इस्तेमाल किया है, उसे टेक्निकल बोल दिया जाता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ में आया सबको ना? तो बस ये है, मिलेट ने 6 टेक्निक भी उन्होंने सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था 6 टेक्निक आपकी होनी चाहिए। उन्होंने एक कहा था कि 6 टेक्निक उन्होंने डिस्कस किया था, तो मे बी आज लोग इस 6 टेक्निक को आप करके आइएगा, और कल इसके बारे में आप लोग, ठीक है, मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछूंगा कि 6 टेक्निक उसकी क्या कहती है। जस्ट आपको होमवर्क भी थोड़ा बहुत आपको देना चाहिए। तो आप लोग जस्ट 6 टेक्निक ऑफ, ठीक है, मिलेट, आप लोग कल सर्च करके करना है आप लोगों को, ठीक है ना? आप इतना, आप पूरे दिन काम करते रहते हैं अभी, या जो भी कुछ भी करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम भी करते हैं, जस्ट आपको, ठीक है ना, 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना, आपको जस्ट 6 टेक्निक को आपको यहाँ पे बताना होगा सभी को। तो अब यहाँ पे कुछ, ठीक है, हमारे लाइकट आते हैं। लाइकट ने कुछ, इन्होंने प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा था कि लाइकट मतलब, उन्होंने कहा था सुपरवाइजरी स्टाइल भी होनी चाहिए, और उसको क्या, कितने पार्ट्स में होनी चाहिए? उन्होंने कहा था सुपरवाइजरी स्टाइल हमारी होनी चाहिए, जॉब सेंटर्ड होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेंटर्ड होनी चाहिए ना। तो उन्होंने एम्प्लॉय सेंटर को, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय सेंटर्ड ज़्यादा क्लियर है, इसलिए उन्होंने, ठीक है ना, एक जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर। अब जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा क्या? जो जो हमारी जॉब सेंटर होती हैं, कहीं न कहीं क्या होता है ना कि वो हमारा क्लासिकल से रिलेटेड होती है। मतलब क्या है कि आप एक जॉब, आप एक पोस्ट को लेकर के आप, ठीक है ना, उस पे ध्यान देते हैं कि बिकॉज़ क्यों, उसमें क्या कहा जाता है कि जो एक, कल टेलर ने भी एक चीज़, उन्होंने असम्पशन अपने, जब आपने उनके पढ़े होंगे, तो टेलर ने अपने कुछ असम्पशन बताए हैं। क्या कहा था उन्होंने कि जो भी ह्यूमन होता है, वो क्या होता है कि एक इकोनॉमिक मैन होता है। इकोनॉमिक मैन का असम्पशन था, नहीं था? कल
में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो होगा ना टेलर। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन होता है वो इकोनॉमिक मैन होता है, अ मैन इज ए इकोनॉमिक मैन, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कर कुछ कॉन्सेप्ट उनका एजम्पशन था, मैंने पढ़ा हुआ है उसका। तो उन्होंने इस चीज के बारे में तो कहा था। तो ये जो जॉब सेंटर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मैन मतलब कि हर चीज, जो भी इंसान होता है, जो भी मैन होता है, वो क्या करता है, वह कहीं ना कहीं जॉब से ही इन्फ्लुएंस होता है, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है ना। तो क्या ऐसा है? नहीं है। और एम्प्लॉय सेंटर क्या है? एम्प्लॉय सेंटर में होगा कि आपका, ठीक है, एक एम्प्लॉय सेंटर्ड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय सेंटर्ड और जॉब सेंटर में मतलब क्या, काम के लेकर के आप लेंगे। और एम्प्लॉय रहेगा कि आप एम्प्लॉय को लेकर किस तरीके से इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, किस तरीके से उसके जो ह्यूमन जो बिलीफ हैं, जो उसके वैल्यूज हैं, आप उसको भी किस तरीके से, ठीक है ना, एक आप उसको भी किस तरीके से आप देखते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा था अगर एम्प्लॉय सेंटर्ड होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, वो हाई होगा ना। और जितना ज्यादा जो भी हमारा सुपरवाइजरी जो हमारा सेक्शन है, अगर जितना ज्यादा अगर कंट्रोल होगा, अगर आप लोगों को, आप भी बताइए, अगर आप लोग जॉब पे काम कर रहे हैं और जितना आप लोगों को बहुत ध्यान से आपको आपको सुपरवाइज किया जा रहा है, तो क्या आप उस एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं? उस ओपन तरीके से क्या ओपनली आप काम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बैठी रहेगी कि मुझे मुझे कोई देख रहा है, ठीक है, मुझे कोई, ठीक है ना, वॉच कर रहा है। तो आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते ना, प्रोडक्शन भी उस तरीके से लो होगा आप लोगों का। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को फ्री छोड़ा जाता है, आप लोगों को बोला जाता है हाँ ठीक है ना, आपको इतना काम इतने टाइम में करना है, तो आप चाहे उस काम को एक दिन में भी कर लें, चाहे आप उस काम को थोड़ा 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 करके, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, जितने भी आपको डेज हैं उतने में आप करते हैं। तो यही है कि जो भी आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, अगर आपको ज्यादा, आपको अगर सुपरवाइज किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, लो होगा। ठीक है ना। वहीं अगर आप लोगों को जितना ज्यादा, ठीक है ना, छूट मिलती है, या फिर जितना ज्यादा, ठीक है ना, आप लोगों को मतलब कि एक थोड़ी थोड़ी सी भी आपको, ठीक है, उसमें वहां पे अगर देखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो भी आपका काम होगा वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट होगा। ठीक है ना। और क्योंकि इसको एफिशिएंट होने के पीछे एक है कि आप लोगों को, ठीक है ना, एक आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप लोगों पे ज़्यादा निगरानी नहीं रखी जा रही है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ, आप पास सुपरवाइजरी होनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजरी किस एक लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इसको किया हुआ था। और बाकी आपको मैं बता देता हूँ डेफिनेशन। और डेफिनेशन मतलब क्या, जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड में क्या और डिफरेंसेस होते हैं, आपको जस्ट इतना बता कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जॉब सेंटर एम्प्लॉय सेंटर के। अब मैं बताता हूँ कि जो जॉब सेंटर्ड होता है, जॉब सेंटर में क्या होता है कि जो काम करवाने के लिए आपके पास क्या होता है ना, आपको प्रेशर डाला जाता है, मतलब कि आपको प्रेशराइज्ड किया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको इतने टाइम में करना है। और इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट होता है ना, उसके ऊपर इतना ज़्यादा सुपरवाइज़ उसको क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि ये काम करेगा। देन थर्ड हम पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं? उन्होंने कहा कि जो भी हमारा एम्प्लॉयी होगा, उसको हम क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट, उसको ओपननेस उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको उसकी लिबर्टी उसकी कम की, उसको मतलब कि फ्री कम छोड़ा जाता है। ना। और जो भी हमारा सबॉर्डिनेट होगा, उनका आपस में उनको डिसीजन लेने की जो भी प्रोसेस होगा, उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। और बस यही सब चीजें हैं। और बाकी जस्ट इसका अपोजिट है एम्प्लॉय सेंटर्ड, मतलब क्या है कि जो हमारा उसको ज्यादा ज्यादा चांस मिलते हैं हर काम करने के लिए, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। और क्या होता है कि आपको, ठीक है ना, सुपरवाइज कम किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट का भी रोल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है। और आपको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना। तो यही सब है। और बस जस्ट आपको, ठीक है ना, इतना ही रीड डाउन करना है। और क्रक्स आपको समझ में आ गया है, और जस्ट आप लोग एक बार रीडिंग करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने हाँ, तो किसी ने सिलेबस, ठीक है ना, देखा क्या सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, किसी को इंटरेस्ट क्या आया हो? तो यही है हमारा, ठीक है, डेलीगेशन भी हो गया, सुपरविजन भी हो गया, देन हमारा आता है लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ आता है। लाइन एंड स्टाफ में हम, ठीक है, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे ना। और शायद हमारी कल लास्ट क्लास होगी क्या? किसी को पता है क्या कल? 16 को हमारी कल लास्ट क्लास होगी। तो
कल क्या करना है? कल क्लास लेनी है या फिर आप लोगों को ठीक है ना छुट्टी चाहिए? आप लोग डिसीजन ले लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? दिन में तो भाई सब अपना सब बता दीजिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में आप लोग ठीक है ना एक बता दीजिएगा कि सबको क्लास लेनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 16 को ही क्लास लेंगे फिर। तो दिन में तो लेना पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, दिन में हम ले सकते हैं क्लास आराम से ना। लेकिन क्या पता आप फंक्शन रहेगा कल, ठीक है ना, तो कल 15 अगस्त है। और तो बाकी हम लाइन एंड स्टार्ट कर देते हैं। लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, ठीक है ना? तो देखिए, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है, और बोर तो नहीं हुए ना कोई? अगर बोर हुए हो तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं, या फिर 5 मिनट पहले भी छोड़ सकते हैं। 5 मिनट अब आप लोग टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं ना 5 मिनट पहले आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। तो लाइन एंड स्टाफ क्या है? लाइन एंड स्टाफ क्या है कि आपको लाइन और स्टाफ और लग्जरी एजेंसी, पहले आपको तीनों एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक, ठीक है, किस तरीके से हमारा एक एक एम्प्लॉय काम करता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, पब्लिक में भी काम करता है। तो यहाँ पे जो है कि आपको किस तरीके से, ठीक है ना, हमारे एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कौन सा हमारा एम्प्लॉय काम करता है उसको जस्ट कैटेगराइज किया गया है। कौन सी हमारी इसमें एजेंसीज आती हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। तो जस्ट हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ एजेंसीज होती हैं। लाइन एजेंसीज जो सबसे, ठीक है ना, आगे होती हैं काम करने के लिए, जिन्हें, ठीक है, देखा जाता है। देन उसके लाइन को सपोर्ट करने के लिए स्टाफ होता है। देन स्टाफ के नीचे भी आप क्या होता है, ऑक्सिलरी एजेंसीज भी होती हैं, ठीक है। अब तीनों का काम अलग अलग है। और जैसे हमारी लाइन एजेंसी होती है वो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लाइम लाइट में रहती है सामने ना। और देन स्टाफ एजेंसी क्या रहती है, उनकी जो भी लाइन एजेंसी काम करती है उसको किस तरीके से हेल्प करती हैं, वो स्टाफ एजेंसीज हो जाती हैं। और साथ साथ में जो ऑक्सिलरी एजेंसीज होती हैं, वह क्या होती हैं कि वो जितने भी कीपिंग हाउस से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हेल्प करती हैं। कौन करती है? उसमें सजेस्ट करती हैं। तो हमारी ऑक्सिलरी एजेंसीज उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है ना। और बाकी यही है कि जो, अब एल डी वाइट ने इसमें कुछ डेफिनेशन दिया, तो उन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, अगर कोई काम करती है तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है ना। अब उसी में जो, सॉरी सॉरी, उसी में जो हमारा सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं, वो हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना, वो हमारा हो जाता है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, यही हमारा हो है क्या है, लाइन एंड स्टाफ एक्चुअली एजेंसीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से है कि हमारा, ठीक है, सेंट्रल हायरार्की में किस तरीके से हमारा, और एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है उसमें किस तरीके से कौन सी एजेंसी किस लेवल पे काम करती हैं, जस्ट आपको इतना ही देखना होता है इसमें, ठीक है ना। तो अब है, अब यही है इसमें और डेफिनेशन कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या बंधे होते हैं ये सब, ठीक है ना। और जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन जो जिस थिंकर ने दिया है क्या दिया है आपको रीड आउट करना है, और वो भी नहीं करेंगे तो एक दो, जस्ट एक दो को कोड करना होता है आप लोगों को, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो और जस्ट आपको क्या करते हैं, अगर आप नेट से आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जस्ट उसके कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और लाइन एजेंसीज में कुछ से इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कहा था कि लाइन एजेंसी में जितने भी गवर्नमेंटल, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना, अब सारे नहीं, अभी अभी आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि लग्जरी एजेंसी और स्टाफ एजेंसी में बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोग लगेगा इसमें कौन सी एजेंसी आ गई, इसमें कौन सी एजेंसी आ गई। तो इसमें जस्ट आपको देखना है कि गवर्नमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। संख्या क्या होता है कि आपका जो पब्लिक, ठीक है, कॉर्पोरेशंस होते हैं ना, कॉर्पोरेशंस होते हैं वो आते हैं, गवर्नमेंटल कंपनी आ जाती हैं, और आईआरसीस आ जाती हैं, ठीक है ना। आईआरसीस क्या होती हैं, किसी को पता है क्या आईआरसी क्या होती है?
नो आइडिया। और बाकी और कोई बताए, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि एआरसी क्या होती है, आईआरसी, सॉरी, एआरसी, आईआरसी क्या है? ये होती है जो इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं ना, तो उन्हें बोला जाता है आईआरसीस बोले जाते हैं। क्या होता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी जो हमारे कमीशंस होते हैं, ठीक है ना, उसे बोला जाता है आईआरसी। तो ये लाइन में इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। बाकी भी यही है कि आईआरसी में इसमें मतलब सॉरी, जो लाइन एजेंसी, इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं, मतलब जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया कि इसका क्या होता है कि डायरेक्ट वर्क करती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि वो कि इनडायरेक्ट काम करेंगे या पर्दे के पीछे काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट डायरेक्ट सामने आकर के आपको वर्क करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये इंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है ना, ये आपको सुपरवाइज भी करती है कि आपको किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डायरेक्ट आकर के सामने मेन फ्रेम में आकर के, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट करती हैं। वो होती हैं आपकी लाइन एजेंसी। मतलब इसमें क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी आपका इससे रिलेटेड आपको कमांड कमांड भी देना होगा, तो इसकी अथॉरिटी किसको मिलेगी? हमारी लाइन एजेंसीज को। देन सेकंड क्या है कि ये जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, मतलब आप डायरेक्ट इनसे आप कनेक्टेड होते हैं ना। और इसमें कुछ एल्डिवाइड के अकॉर्डिंग कुछ चीज इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि डिसीजन लेना, या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है ना, या फिर कोई पॉलिसी या फिर जो भी कोई वर्क है उसकी उसको आपको, ठीक है ना, रेगुलेट करना या उसको फॉर्मुलेट करना, या अगर उसमें कुछ गलती हो जा रही है तो आप किस तरीके से उसका क्या करते हैं, उसको आप सेव करते हैं, ठीक है, सेव मोड पे जाते हैं। ये सब चीजें उन्होंने इसको बताया था। क्यों होती है? लाइन एजेंसीज होती है, ठीक है ना। और स्टाफ एजेंसी में आते हैं, तो स्टाफ एजेंसीज में कुछ इन्होंने कहा था, जैसे हमारा वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, या हमारा पीएमओ है। पीएमओ का फुल फॉर्म सबको पता है? पीएमओ क्या होती है? पीएमओ सबको पता है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें वही है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है ना, आपका यहाँ पे फिनांस मिनिस्ट्री, या फिर इसमें आपका, ठीक है ना, फिनांस मिनिस्ट्री रिलेटेड अगर कोई भी यूनिट काम करती है, या फिर इसमें प्लानिंग कमीशन, या फिर नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग ना। तो ये सब चीजें आ जाती है स्टाफ एजेंसीज में। अब स्टाफ एजेंसीज का मेन वर्क क्या है? तो उन्होंने कहा स्टाफ एजेंसी का मेन वर्क क्या है कि सजेस्ट करना। मतलब एक तो लाइन एजेंसीज हो गए तो मेन हो गई। देन स्टाफ एजेंसी उसको क्या करती है? सजेस्ट करती है। देन क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्शन का काम करती है ना, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम होता है। रिसर्च मतलब क्या? जो गवर्नमेंट एजेंसी किस तरीके से अपना जो पॉलिसी प्रोग्राम करे, उसमें रिसर्च का काम कौन करेगी? अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो उसके पहले रिसर्च होती है। या बजट बनाना है तो बजट बनना है 1 साल बाद, 6-7 महीने पहले ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है बजट बनने की। तो उसमें जो भी सब रिसर्च होती है, समझ गए ना। तो ये सब चीजें आपका, ठीक है ना, आपका एक इसे बोला जाता है कि जनरल स्टाफ, ठीक है ना। एक आता है टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ में क्या हो जाता है? टेक्निकल स्टाफ में जो भी टेक्निक से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी सुपरवाइज करना पड़ता है या सजेस्ट करना पड़ता है, तो कौन करता है? स्टाफ एजेंसी करते हैं। और एक होता है आपका हेल्पर। हेल्पर की भूमिका में भी बहुत होती है, हेल्पर की भी भूमिका इनकी होती है। हेल्पर मतलब क्या है कि किस तरीके से, ठीक है ना, लाइन एजेंसीज को हेल्प करेंगी, ठीक है ना, आपका, ठीक है ना, ये भी हो जाता है। तो बाकी अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना। एक यहाँ पे एक और है एल्डिवाइड और बिलोबी। एल्डिवाइड और बिलोबी ने क्या कहा था कि जो हमारे स्टाफ एजेंसीज और जो हमारे ऑक्सिलरी एजेंसीज होती हैं को, ठीक है ना, इन्होंने कहा था अलग, और ठीक है, अलग मानते हैं और कहते हैं कि दोनों क्या है ना, दोनों क्या अलग अलग चीज है, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि स्टाफ एजेंसीज में, ठीक है ना, आप ऑक्सिलरी एजेंसीज में को मतलब शामिल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या बोलते हैं? अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने एल डी वाइट ने कहा था, इसे क्या कहा, तो उन्होंने कहा था कि एज ए हेल्पर एजेंसी के तौर पे है। और विलोपी ने उन्होंने कहा था कि उसे क्या एक एज ए इंस्टीट्यूशनल है, या फिर आपको क्या करती हैं? हाउस कीपिंग सर्विसेज देती हैं। और जॉन एम गोस थे, उन्होंने इसे कहा था कि एज ए, ठीक है, कि एक हेल्पर, ठीक है, टेक्निकल इस टाइप का उन्होंने स्टाफ सर्विसेज को देने की बात कही थी। और हमारे मुने आते हैं। मुने ने कुछ उसके 3 वर्क बताए हैं।
वर्क में पहला क्या था कि उन्होंने कहा था कि आपका एक वर्क होना चाहिए, ठीक है ना, और वर्क आपका किस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा एक तो है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेटिव हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव किस तरीके से आप हैं, ठीक है ना, आपको जस्ट इतना बताना है कि इंफॉर्मेटिव है। और देन सेकंड क्या है कि उन्होंने कहा था किस तरीके से आप एक सहायता करते हैं, किस तरीके से आप सजेशन करते हैं, ठीक है ना, सजेस्ट किस तरीके से करते हैं, इंफॉर्मेटिव सजेशन। और देन क्या है कि एक हमारा आता है सुपरवाइजरी, मतलब सुपरविजन के तौर पर पे किस तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है। तो यही सब था। और बाकी उन्होंने मुने ने का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे स्टाफ एजेंसीज हैं वो हमारे एक लाइन एजेंसीज के लिए क्या है, आईज एंड ईयर्स है। आईज एंड ईयर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मुने ने कहा, किसको कहा, स्टाफ एजेंसीज को कहा, और किस लिए कहा कि लाइन एजेंसीज को हेल्प करती हैं, ठीक है ना। और फिफ्नर और फ्रेस्टस ने क्या कहा था कि स्टाफ को क्या कहा था कि आपका बहुत अच्छा ना म्यूचुअल फ्रेंड है, किसका, लाइन एजेंसीज का ना। तो इस तरीके से है कुछ। और बाकी ऑक्सिलरी एजेंसीज के बारे में 5 मिनट हम ज़्यादा लेंगे आज, ठीक है ना, हमारा खत्म हो जाएगा। 5 मिनट बस आपको ज़्यादा वो बैठना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी एजेंसीज में क्या है कि उन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं जो ऑक्सिलरी जो जस्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज आपको देती हैं, जैसे आपका इसमें हो गया, ठीक है ना, कि हाउस कीपिंग सर्विसेज देंगी। और आपका ठीक है, जैसे इसमें स्टाफ एजेंसीज रहेंगी और साथ साथ में इसमें क्या रहेगा, ठीक है ना, स्टाफ एजेंसी और साथ साथ में आपको एक हेल्पिंग एजेंसी के तौर पर ये रहेंगी। मतलब आपको जस्ट जनता से क्या होते हैं ना, जो एक हम एक लोगों से इंटरेक्शन जो इनका होता है डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होता है, लाइन एजेंसीज का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। लेकिन हाँ, एक स्टाफ एजेंसीज के तरह, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्या करती है ना कि एक यह हाउस कीपिंग सर्विसेज देती हैं। और साथ साथ में क्या रहता है कि इसमें जो भी वर्क रिलेटेड जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी नहीं होगी, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट काम करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन एजेंसीज लेंगी ना। और जो भी हमारा स्टाफ जो भी एजेंसीज हैं उसके जो भी काम होंगे वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं इस एजेंसी से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। बाकी लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि अब जो हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके पीछे के मतलब मैं कुछ रीजंस बता देता हूँ आप लोगों को, जस्ट इतना खत्म कर देते हैं। लाइन एंड स्टाफ लास्ट यही है कि उन्होंने कहा था कि लाइन एंड स्टाफ में ये है कि कहीं ना कहीं जो भी लाइन एजेंसीज के जो भी हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं वह स्टाफ एजेंसीज के ऊपर क्या करते हैं ना, हावी होने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उनके भी जो एरिया उनकी एरिया ऑफ द, ठीक है ना, फील्ड है ना, या फील्ड है, उनको क्या करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, अपना, ठीक है ना, अपने अथॉरिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एज और कहीं ना कहीं ऐसा हो, आपने भी देखा होगा कि कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है हर एक डिपार्टमेंट में जो उससे ज़्यादा कैपेबल होता है, लेकिन उसे, ठीक है ना, नीचे रखा जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि लाइन एंड स्टाफ के बीच में, ठीक है ना, आपका, ठीक है, जो एज या आपका, ठीक है, पोजीशन या आपका, ठीक है, थॉट या आपका एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें क्या होता है अलग अलग भी होती हैं, इसीलिए भी। और जो भी स्टाफ से रिलेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम सोचते हैं कि इसमें हम हेल्पर क्यों हैं, इसमें हम उसे उन्हें सजेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिन्होंने साफ साफ में ये होता है। तो बस यही सब कुछ रीजन है, बाकी आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप ही पढ़िएगा, समझ में आराम अच्छे से आ जाएगा। और कल क्लास करनी है या फिर कल क्लास नहीं करनी है, ठीक है ना, उसका उसका भी बता दीजिए और ग्रुप में कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के एक ही क्लास लेनी है अभी ना, बाकी सारी क्लास तो आपकी हो गई है। कितनी क्लास बचती हैं आप लोगों की पीसीपी, पीसीपी कितनी बचती है अभी आप लोगों की, मंडे वाली बचती है ना। तो वही चीज़ है, आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा, नहीं तो कल ही ले लेंगे, नहीं तो फिर मंडे को ही क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मॉर्निंग होता है तो आप लोग आराम से क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपना, ठीक है ना, 15 अगस्त को अपना एंजॉय करिए फिर ना। तो हाँ, मॉर्निंग में आप क्लास ले सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तो कोई नहीं। लेकिन हाँ, कल आप लोग ने एक बार ना याद से बता दीजिएगा ग्रुप में कि क्लास लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है ना। अभी चलिए क्लास आपकी और होती है, आप लोग, ठीक है ना,
ग्रुप में जस्ट आप बता दीजिएगा। ओके ठीक है। हाँ गौरव। हेलो। नहीं तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ठीक है बता दीजिएगा, कल अगर क्लास होती है तो, अगर आप अभी भी आप लोग बता दीजिए ठीक है कि क्लास लेनी है नहीं लेनी है। सभी लोग अपने पॉइंट रख दीजिए। हाँ डिस्कस आपस में कर लीजिए ठीक है, फिर बता दीजिएगा क्लास के लिए ना कि कल क्लास करेंगे या फिर परसों करेंगे। ठीक है। ओके ठीक है, क्लास और होती है आप लोगों की ठीक है ना, आप डिस्कस करके जरूर बताइएगा आप ग्रुप में।